ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हमने हमारे राउट्स में एक्सपेंसेस की एक राउट बनाई थी जिससे हम ये डेटा लोड कर पा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मेरा सेटअप नया है तो इसकी वजह से db सीड रन कर दूंगा जिससे कि मेरे पास एक्सपेंसेस आ जाए। npm run watch। ये मैंने मेरे नए सेटअप में npm इंस्टॉल नहीं किया है, बट एनीवेज तो हम लोगों ने अभी तक हमारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया था। और अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम ये इंश्योर करेंगे कि जो एक्सपेंसेस हैं वो एक लॉग्ड इन यूज़र को ही दिखे। तो हमारा यूज़र टेबल तो खाली है। हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस सीडर्स में जो ये मेरा डेटाबेस सीडर का फाइल है, यहाँ पे आप देखिए यूज़र फैक्ट्री क्रिएट है। ठीक है, तो या तो हम फैक्ट्री रन कर सकते हैं या फिर मैं और एक चीज़ कर सकता हूँ, वो है यूज़र क्रिएट। मुझे क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ। हम पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए bcrypt फंक्शन यूज़ करते हैं और ईमेल तो ऑब्वियसली हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक यूज़र बनेगा जब हम dbseed रन करेंगे। तो क्यों ना हम टर्मिनल पे जाके, ठीक है, npm run watch, ये अपना काम करता रहेगा। यहाँ पे जाते हैं php उप्स टर्मिनल php artisan migrate refresh seed। बढ़िया। अब अगर हम रिलोड करें तो हम देखेंगे कि यूजर्स के टेबल में एक एंट्री गई है, नेम में अमिताभ रॉय, ईमेल और पासवर्ड हैश किया हुआ। करेक्ट। और इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे, मेरा ऑटो कंप्लीट में सेव हो जाता है तो मैं ये लॉग इन कर सकता हूँ और अब मैं होम यूआरएल पे हूँ और बाकी की सारी जो स्कैफोल्डिंग है वो मेरे लैरावेल यूआई ने कर दी है। इसका मतलब है मैं होम पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं लॉग इन पे रिडायरेक्ट होता हूँ। करेक्ट, यानी कि बिना लॉग इन किए मैं इस यूआरएल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने सीडर के अंदर से एक यूजर क्रिएट कर दिया है, जिसका मतलब है हमारे डेटाबेस में हमेशा ये यूजर मौजूद रहेगा जब भी हम सीड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो राउट हमने बनाया था इसको हम ऑथेंटिकेशन इंश्योर करेंगे कि ये ऑथेंटिकेशन के अंदर ही रहे, मतलब इट शुड बी बिहाइंड एन ऑथेंटिकेटेड यूजर्स एक्सेस, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब काफ़ी सारी तरीके हैं, जैसे कि अगर हम लैरावेल के डॉक्स में जाएंगे, हालांकि मुझे पता है बट मैं चाहता हूं कि आप भी इंश्योर करें कि आपको ये चीज़ें कैसे मिलेंगी वो आपको पता रहे, क्योंकि आप टाइम टू टाइम प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि हमें डिबग कैसे करना है और हमें डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए ये एक तरीका है मिडलवेयर का, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके जैसे मैंने नेम लिखा था वैसे यहाँ पे मिडलवेयर ऑथ, ये ऑथ का मिडलवेयर हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। कैसे पता मुझे, तो ये देखिए HTTP के अंदर कर्नल्स में जाएंगे तो वेब एपीआई एंड देन दीज आर ऑल दी मिडलवेयर्स जो हमें बाय डिफॉल्ट लैरावेल के साथ मिलती है। ऑथ है, ऑथ बेसिक है, कैश हेडर, स्कैन, गेस्ट, साइंड, एवरीथिंग। ओके, अब मैं इन सब के डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट अगर हम देखें ऑथ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं उसका चेक करता है। ठीक है, ऑथ बेसिक मुझे पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। कैन इज बेसिकली क्या ये यूजर ये चीज कर सकता है, कैन वैसा एक डायरेक्टिव है। और गेस्ट मतलब बेसिकली क्या ये यूजर लॉग्ड इन है या बिना लॉगिन के है। ठीक है, तो ये सारे मिडलवेयर्स हमको मिल जाते हैं। अब ये एक तरीका है, इसका मतलब ये हुआ अब मैं लॉग्ड इन हूँ तो क्यों ना इसको एक नए टैब में ओपन किया जाए, एक्सपेंसेस। अब ये लोड होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये लॉगिन पे चला गया। देखिए हमारी जो राउट है वो अभी सिक्योर्ड राउट है, हम उसके बगैर नहीं जा सकते। और अगर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे
तो आप ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस के यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये रिमेंबर भी करता है, ये याद रखता है कि आप कौन से राउट पे थे, और वहां से लॉगिन के बाद आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक तरीका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत इंट्यूटिव तरीका है, क्योंकि आई मीन इट इज़ एन ऑप्शन ऑब्वियसली। अगर एक पर्टिकुलर मुझे राउट में देना है तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ये काफ़ी सारे राउट्स में देने हैं तो मैं ये हर बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो दूसरा ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, राइट। सो हाउएवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू स्पेसिफाई मिडलवेयर्स विद इन योर कंट्रोलर्स कंस्ट्रक्टर, यानी कि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ये मिडलवेयर ऐड कर सकता हूँ। लेकिन वापस से सवाल यही आता है, क्या मेरे पास सिर्फ एक ही कंट्रोलर है? नहीं, मेरे पास होम कंट्रोलर है। होम कंट्रोलर के अंदर अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये मिडलवेयर ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से जो मेरा होम यूआरएल है, ये अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो ऑटोमेटिकली लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देता है। सही है। अब मैं यहाँ पे एक्सपेंस कंट्रोलर के अंदर भी कर सकता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर मेथड लिखूंगा और उसके अंदर मैं डाल दूंगा। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है ग्रुप। ग्रुप के अंदर हम एक मिडलवेयर का की डालेंगे, एंड इसके अंदर हम जितने चाहे मिडलवेयर डाल सकते हैं। ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम लॉग आउट करते हैं और वापस से एक्सपेंसेस पे जाते हैं, तो ये मुझे लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट करके लेके जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये प्रोसेस था राउट ग्रुपिंग का, ये भी सही तरीके से चल रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको जरा नीचे लेके आ जाता है। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, ये आपके अपने प्रेफरेंस के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है ये जो तरीका है ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी जो भी हाई लेवल ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे हो जाएंगी। आप इसके अंदर और एक ग्रुप भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी राउट्स हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एडमिन के लिए हैं, तो यहाँ पे आप एक अपना खुद का मिडलवेयर बना के यहाँ पे वो डाल सकते हैं। तो हम अभी तो वो नहीं देखेंगे, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यानी आप ग्रुप के अंदर ग्रुप्स बना सकते हैं, आप यहाँ पे प्रीफिक्सेस दे सकते हैं ग्रुप्स के अंदर। अगर मैं चाहूँ प्रीफिक्सेस, राइट, सो प्रीफिक्स लेट्स जस्ट से यूजर स्लैश, ठीक है ना। यूजर अगर मैंने प्रीफिक्स में डाला तो सबसे पहली चीज तो है कि ये एक्सपेंसेस को 404 देगा, क्योंकि अब वो यूआरएल वैलिड नहीं है। मैं होम पे गया, यूजर स्लैश एक्सपेंसेस, ये देखिए, यानी कि अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूआरएल्स हैं, देखिए मैंने यहाँ पे यूआरएल का राउट दिया है स्लैश एक्सपेंसेस, लेकिन मेरा राउट है यूजर स्लैश एक्सपेंसेस, राइट। यानी कि आप प्रीफिक्स के थ्रू, जैसे कि सारे एडमिन के राउट्स एक प्रीफिक्स के साथ आप एक ग्रुप बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात ग्रुपिंग की। हमने देखा किस तरीके से हमने इसमें मिडलवेयर डाला। इस मिडलवेयर के वजह से हमने बड़ी आसानी से हमारे एक्सपेंस कंट्रोलर का जो लिस्टिंग है उसको हमने एक ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए ही दिखना चाहिए, एक रूल हमने डाल दिया है। चलिए अब एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक एक्सपेंस ऐड करने की फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, इनिशियली हम लोग कुछ डेटा शायद हार्ड कोडेड भी डालें, बट एक बेसिक स्कैफोल्डिंग तो पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो सीडर की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं एक राउट बनाऊंगा जिसका यूआरएल होगा एक्सपेंस स्लैश ऐड। ऐड का मेथड कॉल होगा, नाम होगा एक्सपेंस स्लैश ऐड। ओके, अब यहाँ पे ऐड का फंक्शन बनाया। ठीक है, रिसोर्सेस व्यूज, ठीक है, इस ब्लेड फाइल को कॉपी करते हैं। मैंने अभी तक इसका इंडेंटेशन नहीं किया और वो रह जा रहा है, जिसको जल्दी ठीक करना पड़ेगा। ब्यूटीफायर में डाल के ठीक कर लूँगा। टेबल रेंडर मेथड गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक
ऐड एक्सपेंस का फॉर्म। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न व्यू क्या है, एक्सपेंसेस स्लैश एक्सपेंस ऐड, ठीक है। यूआरएल हमारा बनेगा ऐड, ये तो बढ़िया तरीके से आ गया। अब हम देखते हैं फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मार्कअप पहले बना लेता हूँ, उसके बाद हम बाकी का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म का पूरा मार्कअप तो रेडी है, तो बताऊँ ये फिलहाल फॉर्म का टैग ओपन किया, इसमें मेरा एक डिस्क्रिप्शन का फील्ड है, डेट का फील्ड है, अमाउंट, कैटेगरी का ड्रॉप डाउन है, पेमेंट मेथड का ड्रॉप डाउन है और सेव का बटन है। तो इसे रिफ्रेश करते हैं, तो इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं ये फॉर्म कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये बन के हमारा फॉर्म, ड्रॉप डाउन हमारे बराबर काम कर रहे हैं। डेट पिकर मेरा है, इसको थोड़ा ठीक दिखने के लिए क्यों ना मैं कार्ड के अंदर डाल दूं, शायद से थोड़ा बेटर दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। फॉर्म इधर से उठा के कार्ड, उसके अंदर कार्ड बॉडी, इस चीज़ को थोड़ा सा इधर इंडेंट कर दिया और क्यों ना थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं, चलिए इतना कुछ कर ही रहे हैं तो। हेडर शायद थोड़ा सही दिखे, जी हाँ बढ़िया है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको लेके अभी काम करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है, अभी इस पर सबमिट वगैरह हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो पहली चीज़ क्या रहेगी, इसका मेथड पोस्ट है लेकिन एक्शन हमारे पास नहीं है। एक्शन हमें कैसे मिलेगा, हमें इसका एक राउट बनाना पड़ेगा। तो हम एक पोस्ट राउट बनाएंगे। अभी तक हमने जितने भी राउट बनाए थे वो सारे गेट यूआरएल्स थे, ठीक है। ये हमारा पहला यूआरएल है जो कि एक पोस्ट यूआरएल है। तो राउट का नाम है एक्सपेंस सेव। तो जैसा कि मैंने कहा था कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूआरएल नहीं देने वाला हूँ, यानी कि एक्शन में मैं कुछ यूजर स्लैश एक्सपेंस सेव नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, ब्लेड के अंदर इस तरीके से दो ब्रैकेट के अंदर मैं ब्लेड का कोई भी डायरेक्टिव यूज़ कर सकता हूँ और मैंने उसमें एक्सपेंस सेव डाल दिया। अच्छा, तो ये हमारा नया यूआरएल है और अगर हम सोर्स कोड देखें तो उसमें ऑटोमेटिकली कहा गया लॉग आउट, यस, एक्सपेंस स्लैश सेव, यानी मेरा यूआरएल अपडेट हो जाता है। तो मुझे यूआरएल चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं कभी भी कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेव का यूआरएल जो हम फॉर्म सबमिट पे कॉल करेंगे, तो उसको बना भी लेते हैं। फंक्शन का नाम था स्टोर। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम कभी भी हमारे कंट्रोलर के अंदर एक पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मेथड लिखते हैं तो हमें एक रिक्वेस्ट वेरिएबल मिलता है विच इज़ फ्रॉम द क्लास इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे हेल्पर मेथड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो कैप्चर, इंस्टेंस मेथड, यूआरएल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें मुझे जहाँ तक याद है एक ऑल करके फंक्शन भी होना चाहिए। क्यों नहीं मिला, रिक्वेस्ट जो ऑल नहीं है, ठीक है, मुझे पता है वो मिलता है। अब किस इम्प्लीमेंट्स में से आ रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ में से किसी से भी सिम्फनी रिक्वेस्ट में भी शायद से वो हो सकता है। देखें, ऑल नहीं, ठीक है। बट एनीवेज मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे देखना है कि मुझे क्या क्या रिक्वेस्ट में मिल रहा है, जो कि एक बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई डेटा आ क्या रहा है, तो इसमें मैंने रिक्वेस्ट ऑल किया, ठीक है। अब मैं इस पर सेव करता हूँ, बहुत बढ़िया, 419। और ये एरर मैसेज अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि अगर कभी भी आपको 419 का एरर आता है, इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। एक, या तो उस पेज पे एक टोकन जनरेट होता है जिसका नाम है CSRF टोकन, या तो वो टोकन एक्सपायर हो चुका है या फिर उस पेज पे वो CSRF टोकन है ही नहीं, ठीक है। तो अब CSRF टोकन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में जाता है। इज ईजी, इट
makes it easy to protect your application from cross-site request forgery, CSRF attacks. अभी क्या चीज़ है? बेसिकली समझ लीजिए ये मेरा रिक्वेस्ट, एक तरीके का रिक्वेस्ट बनने वाला है जिसमें शायद से डिस्क्रिप्शन रहेगा, डेट रहेगा, अमाउंट रहेगा, कैटेगरी है, पेमेंट मेथड है, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट अगर किसी ने अपने किसी एक थर्ड पार्टी PHP एप्लीकेशन में कोड कर दिया और उसने ये डेटा हमारे इस API पे भेज दिए 1000 बार, 2000 बार, 4000 बार, ठीक है, तो क्या हम उसको रोक पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्म में अगर वो लॉग्ड इन भी है तो वो सेशन हेडर्स के थ्रू भेज के ऑथेंटिकेशन करवा सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है जिससे कि हम ये डिटेक्ट कर सकें कि ये जो रिक्वेस्ट आई थी वो रिक्वेस्ट सोर्स करने के लिए इस यूजर ने ये फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो CSRF टोकन क्या करता है, देखिए, हम अगर यहाँ पे जाके हमारे व्यू में एक हेल्पर फंक्शन है जो मुझे सिर्फ कॉल करना है, CSRF फील्ड, ठीक है, और अब अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो देखिए मुझे एरर नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मुझे एक टोकन करके वैल्यू मिल रही है। तो सोर्स कोड में अगर हम देखेंगे तो ये एक नई फील्ड आ गई, हमारा फॉर्म टैग इधर था, उसके बाद ये हमारी इनपुट फील्ड आ गई टोकन नाम के साथ, और इसमें ये वैल्यू है। तो ये जो हेल्पर फंक्शन है, ये हेल्पर फंक्शन ये हिडन फील्ड बना के दे देता है और हमारा फॉर्म फिर इस वैल्यू को चेक करता है कि क्या ये इस सेशन के थ्रू जनरेट हुआ था, और अगर हुआ था तो वो आगे बढ़ने देगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं CSRF प्रोटेक्शन। सो लैरावेल के अंदर हर फॉर्म में जो भी वेब वाले पोस्ट URLs हैं उसमें ये CSRF प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने देखा था जब मैं सेव कर रहा हूं मेरी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में ये 1 2 3 चीजें आई हैं, मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, डेट नहीं है, अमाउंट नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसकी वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। वैलिडेशन लैरावेल में बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट से मैंने एक पोस्ट डेटा करके वेरिएबल बना लिया एंड देन वी डू दिस डॉट वैलिडेट, डॉट नहीं सॉरी, मेरे को आदत है डॉट बोलने की, बेसिकली है तो ये एरो फंक्शन, बट शायद से जावास्क्रिप्ट और उन सब के बीच में ना मैं इसको मिक्स कर जाता हूँ। एनीवेज, सो वैलिडेट फंक्शन जो है, कंट्रोलर में अगर मैं जाऊंगा तो बेस कंट्रोलर, कोई भी हमारी कंट्रोलर ये कंट्रोलर को एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये कंट्रोलर की जो फाइल है ये यहाँ पे है HTTP कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। ये आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करता है, ओके। ओके, मैं देख रहा था शायद इसमें ऑल मिले बट नहीं मिला, ठीक है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, कंट्रोलर जो है वो ये कंट्रोलर एक्सटेंड करते हैं, सारे कंट्रोलर्स इस कंट्रोलर को एक्सटेंड करते हैं, और इसमें वैलिडेट रिक्वेस्ट का ये ट्रेट यूज हो रहा है, ठीक है। तो वैलिडेट रिक्वेस्ट जो है इसमें ये वैलिडेट का मेथड हमें मिलता है जिसमें कि 3 पैरामीटर्स भेजे जा सकते हैं। एक तो रिक्वेस्ट की जो अरे है जो कि इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, स्टोर जो है उसमें हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं जो कि एक इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट का इंस्टेंस है, और वैलिडेट को वही रिक्वेस्ट का इंस्टेंस चाहिए, एक एरे चाहिए रूल्स का, एक एरे चाहिए मैसेज का जो कि ऑप्शनल है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी जाता है, एंड अगर कोई कस्टम एट्रीब्यूट्स हैं तो हम वो भी भेज सकते हैं। बाकी का तो ये कोड फ्रेमवर्क का है, हम उसमें डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल है जो मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पे जो हम रिटर्न कर रहे हैं ना, ये रिक्वेस्ट ऑल है, ठीक है। तो एनीवेज, ये तो हुई इसके पीछे की वर्किंग किस तरीके से काम करता है। बट जैसा कि मैंने कहा, वैलिडेट में पहला जो पैरामीटर है वो रिक्वेस्ट है, हमने उसे भेज दिया। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल करेंगे तो कोड फट जाएगा, ठीक है, ये आप मत कीजिए। यहाँ पे उसको एरे नहीं चाहिए, उसको इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट की ऑब्जेक्ट चाहिए। अब आते हैं वैलिडेशन पे। तो हमारे पास फील्ड्स क्या क्या हैं, चला गया, बंद कर दिया मैंने, शिट। ओके, expense and expense/add, ओके। तो
डिस्क्रिप्शन है रिक्वायर्ड। अब वापस से मैं आपको डॉक्स में दिखा देता हूँ। ये मेरे तो सबसे पॉपुलर सर्च कीवर्ड है वैलिडेशन। वैलिडेशन सर्च करने का, डॉक्यूमेंटेशन में जाने का, और यहाँ पे अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स, यही है, यही सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, और ये बस हो जाता है। अगर आपको बहुत ही कुछ कस्टम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बट मैं तो कहूँगा 95% यूज केसेस मेरे इसमें घुमा फिरा के तो निकल ही जाता है। ठीक है, तो मेरे को डिस्क्रिप्शन फील्ड रिक्वायर्ड है। मैं चाहता हूँ कि ये मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन तो ज़रूर हो, कोई फुल स्टॉप डाल के ना छोड़ दे। ठीक है, डेट एक नया फील्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है। ये एक डेट फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये डेट है, उसके अलावा और एक वैलिडेशन कर सकते हैं, बट पहले हम देखते हैं वो फॉर्मेट आ क्या रहा है। अमाउंट रिक्वायर्ड, इसमें हम डाल देते हैं मिनिमम। यार 1 रुपए का तो कर लो, नहीं तो एक्सपेंस क्यों डाल रहे हो। ठीक है, एंड देन ओके, एक चीज़ मैंने जो नहीं की वो है इसको डायनामिक बनाने का काम। तो अब अगर मैं मेरे कॉन्फ़िग में जाता हूँ, एक्सपेंस की जो कॉन्फ़िग है, देखिए इसमें मैंने ये बना के रखा था। मैंने आपको कहा था कि हमें ये यूज़ करना पड़ेगा बाद में जाके, करेक्ट। तो क्यों ना पहले हम इस चीज़ को डायनामिक बना लें, क्योंकि वो सेम चीज़ मुझे वैलिडेशन में भी काम आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। एक काम करते हैं। सो पहला वाला है एक्सपेंस कैटेगरी, राइट। तो कंट्रोलर में जाके एक्सपेंस कैटेगरी इक्वल्स कॉन्फ़िग एक्सपेंस डॉट एक्सपेंस कैटेगरी। ऑटो कंप्लीट को क्या हुआ? ठीक है। दूसरा वाला जो है वो है पेमेंट मेथड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि व्यू के अंदर हम डेटा भेज सकते हैं इस तरीके से, राइट। अब मैं वो सेम चीज़ यहाँ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे विथ एक्सपेंसेस मैं नाम चेंज कर दूंगा। दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ऐसा करता हूँ। बट पेमेंट मेथड का तो मैं उप्स पेमेंट मेथड्स, ओके एक्चुअली हाँ मेथड्स। सो मुझे ये चेंज करने चाहिए। वेरिएबल नाम अगर एक बार में अच्छा नहीं दिया ना तो बाद में जाके बड़ा परेशान करता है वो। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आ गए, पेमेंट मेथड्स आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ब्लेड फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे लूप घुमा सकता हूँ मैं। @for each, वेरिएबल का नाम क्या है? एक्सपेंसेस। तो डॉलर एक्सपेंसेस एज डॉलर एक्सपेंस एंड फॉर ईच, ये मेरा घूम गया। अभी इसको निकाल देते हैं। एक ही ऑप्शन रहेगा जिसमें अब ये की वैल्यू पेयर की तरह मुझे लेना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसको डॉलर की डॉलर वैल्यू कर दूं, और यहाँ पे डॉलर की, एक्चुअली मुझे डॉलर की नहीं, यहाँ पे डॉलर वैल्यू ही चाहिए, और यहाँ पे वैल्यू भी वापस से वैल्यू चाहिए। तो अंडू, जो मैं पहले कर रहा था वो सही था। यहाँ पे इसको एक्सपेंस रखते हैं, यहाँ पे भी इसको एक्सपेंस रखते हैं, और जाके अभी रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हो रहा है। जी बढ़िया, ये आ गया 5 के 5। क्योंकि अगर आपको याद रहेगा पहले बार मैंने 3 किया था। अब यही सेम कोड उठाते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे जाके, है ना। इसको यहाँ पे डाल देते हैं, और ये क्या है? ये पेमेंट मेथड्स है, डॉलर पेमेंट मेथड्स अंडरस्कोर करके डाला क्या मैंने? नहीं, पेमेंट मेथड्स। ठीक है, कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। पेमेंट मेथड्स, पेमेंट मेथड, और इन दोनों को मैं सेम कर दूंगा। इसको सेव करते हैं। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मैंने तीनों डाले थे। बट अभी मेरी ये फॉर्म पूरी डायनेमिकली रेंडर हो रही है। मतलब कल को अगर मैंने कैटेगरी में जाके कुछ डाल भी दिया तो मुझे कोड में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब वैलिडेशन में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? चलो ठीक है, इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे डाला, और अब एक बार वापस से फॉर्म सबमिट कर दो।
नहीं हुआ क्या? हाँ, मेरा वैलिडेशन रन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कैटेगरी और पेमेंट मेथड। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो कैटेगरी और पेमेंट मेथड है ये हमेशा अ, मेरे इस एरे के अंदर ही होना चाहिए। इसके बाहर की कोई वैल्यू मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका एक ट्रिक भी है जिसके थ्रू हम ये करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी, इसमें मैं रिक्वायर्ड डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक एडिशनल चीज़ है रूल इन। ओके, रूल मैं को इंपोर्ट कर लेता हूँ। हाँ, रूल इन में जाके अगर मैं इसको कोई भी एरे दे दूंगा ना, तो ये उससे वैलिडेट करेगा कि ये जो वैल्यू आई है ये उसी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये वैलिडेशंस तो हो गई। अभी अगर आप देखेंगे ना, मैं इस फॉर्म को सेव अगर करूँगा तो बेसिकली ये घूम के इधर पे आ गया। मेरा ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा यहीं से वैलिडेट से निकल गया, वो आगे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और अब सेव करता हूँ तो देखिए ये रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब कि इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो अब जो मैंने बताया था रूल इन, मैं ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि कैसे काम करता है, समझ लो। हाँ, ठीक है, मैंने ये 3 वैलिडेशन निकाल दिए क्योंकि ये तो मेरे नल आ रहे थे ना, मैंने ये निकाल दिए। अब ये तो पे वैलिडेशन तो हो रहा है, लेकिन हम ये कैसे इंश्योर करें कि कोई बाहर की वैल्यू अगर आएगी तो ये इसको डिस्कार्ड करेगा? चलिए मजाक करते हैं थोड़ा सा ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को लेके। क्यों ना यहाँ पे जाके सिलेक्ट में एडिट 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 एज HTML ऑप्शन। तो मान लीजिए कोई यूज़र है बदमाश जिसने कुछ ऐसा किया। ठीक है, अब क्या होगा? ये बन गया। मैं यहाँ पे जाके अमिताभ सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। ये एक्चुअली एरर आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो क्यों ना यहाँ पे एरर्स फर्स्ट नेम। तो ये क्या है? बेसिकली जब वैलिडेशन होता है तो सेशन के थ्रू ना लैरावेल सारे एरर्स भेज देता है, और फिर जिस फील्ड के नीचे जिस फील्ड का एरर है वो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक डिव में डाल देता हूँ और बाद में इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर देंगे। बट वापस से हम ट्राई करते हैं। अभी होगा क्या ना, इस टाइम पे अगर मैं ये मेरे एक्सपेंसेस सॉरी वैलिडेशंस कमेंट निकाल देता हूँ। अरे यार, मैंने भी गलती किया ना, रुक जाइए, मेरी गड़बड़। एक काम करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, तो जो वैलिडेशन का एरर आ रहा है वो मैसेज भी हमको इधर पे दिखेगा। रिफ्रेश किया, सेव किया, देखिए ये बोल रहा है द डिस्क्रिप्शन फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब वापस से इसके साथ छेड़खानी करते हैं। भाई आ जा। तो सिलेक्ट के अंदर मैं गया, एडिट एज HTML, वापस से इसकी वैल्यू मैंने डाल दिया अमिताभ। ये ऐड हो गया, ये डाल दिया। और अब अगर मैं इसको सेव करूंगा, द सिलेक्टेड कैटेगरी इज इनवैलिड। मतलब उसको पता चला कि अमिताभ नाम की कोई कैटेगरी नहीं है। ये आपके साथ हो सकता है, इसीलिए ये वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ यही फील्ड्स चाहिए, मुझे यही वैल्यू में से कोई एक एक्सपेक्टेड है, आप ये वैलिडेशन ज़रूर करें। तो इस तरीके से हमने हमारा बेसिक वैलिडेशन तो कर दिया। अब आगे देखते हैं इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं। सेव करने के लिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस नहीं सॉरी सीडर्स के अंदर, डेटाबेस सीडर में मैंने यूज़र क्रिएट फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, अभी अगर मुझे एक एक्सपेंस सेव करना है तो मैं एक्सपेंस के अंदर का क्रिएट फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं।
इसमें जाने के पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने पोस्ट डेटा इक्वल्स दिस वैलिडेट किया है। तो इससे क्या होता है कि वैलिडेट फंक्शन जो है वो मुझे सिर्फ वही वेरिएबल्स रिटर्न करेगा जो इस वैलिडेशन के रूल्स के एरे के अंदर है। इसीलिए अगर आपको याद रहेगा कि हम एक टोकन भी भेजते हैं, लेकिन वो टोकन है ना, मुझे पोस्ट डेटा के अंदर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए लैरावेल के अंदर एक हेल्पर फंक्शन मिलता है dd, जो कि डाई डंप है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मुझे पूरा डेटा दिखेगा किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो रिफ्रेश, यहाँ पे कोई तो एक डेट डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, ये चलो सब ठीक है, एंड ये मेरा dd हो गया। अब देखिए इसमें मेरा टोकन नहीं आया, जबकि रिक्वेस्ट ऑल अगर मैं करूँगा, ठीक है, तो इसमें टोकन है। सो बेसिकली वैलिडेट फंक्शन क्या करता है, जितने कीज हमने मेंशन किए हैं हमारे वैलिडेशन में, सिर्फ वही दे देता है। तो इससे क्या होता है कि हम डायरेक्टली ये फील्ड्स को हम एक तरीके से बोल सकते हैं हम कंफर्म्ड हैं कि इसमें कोई एडिशनल ऐसा डेटा नहीं आएगा जो मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल यूजर क्रिएट करने के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो मेरे पास एक एक्सपेंस ट्रैकिंग यूजर्स, मेरे पास ईमेल वेरीफाइड ऐड का कॉलम है। अब जो मेरा यूजर क्रिएट का फॉर्म है, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई HTML में, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कोई एक फील्ड डाल दे, ईमेल वेरीफाइड ऐड, और उसमें उसने डेट भेज दिया और वो सेव हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें कि हम इंश्योर करते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए, यही 5 फील्ड चाहिए। अगर कल को इससे कोई ज़्यादा डेटा भी आता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ इतने से ही डील कर रहा हूँ। ये सेम चीज़ आपको काफ़ी टाइम API डेवलपमेंट में भी बहुत काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए हमारा फॉर्म है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरे फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स हैं, बराबर। लेकिन जब आप API के साथ डील कर रहे हैं तो मोबाइल क्लाइंट शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा डेटा भेज दे जो शायद से आपको पता नहीं था, और ऐसे टाइम पे ये चीज़ आपको बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो एक्सपेंस क्रिएट, इस पर ये डालते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ये कोड फटने वाला है मुझे पता है, बट मैं चाहता हूं कि आप ये देखें जाते कि हमें पता चले कि वो एरर है क्या। तो ये देखिए, ऐड डिस्क्रिप्शन टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है मास असाइनमेंट क्या है। ठीक है, और ये हमको यूजर क्रिएशन के टाइम पे क्यों नहीं आया। तो मॉडल्स में जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पे ये है मेरी फिलेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और एक दूसरी होती है गार्डेड प्रॉपर्टीज, ये हिडन है, मतलब जब भी मैं रेस्पॉन्स भेजूंगा तो ये दो फील्ड्स नहीं मिलेंगे। बट फिर एक होता है फिलेबल और दूसरा होता है गार्डेड। ठीक है, फिलेबल में मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकता हूं कि मुझे सिर्फ यही फील्ड्स चाहिए जो कि क्रिएट फंक्शन के थ्रू वैल्यूज ले पाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं। ये एक तरीका है जो कि सिक्योर तरीका है। बट इसमें फिर क्या होता है कि अगर आपने कल को माइग्रेशंस के थ्रू अपने मॉडल में कोई नए फील्ड्स बनाए तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पे आप इसको ऐड करेंगे, न तो कोड वापस से एक्सेप्शन थ्रो करेगा। बट एक थोड़ा सा सिंपल तरीका भी है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड गार्डेड प्रॉपर्टी को हम एम्प्टी कर देते हैं, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी गार्डेड नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारा, अच्छा आई थिंक मैंने अभी तक यूजर आईडी डाला नहीं है, एंड यूजर आईडी पे फिर भी फट सकता है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। हर्स क्या है, रिसेंट यूजर एज आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। अभी हमारा बाकी का पूरा काम हो रहा है। अगर मैंने यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स 1 हार्ड कोड करके इसको रिसेंट किया, अरे मैप का एरर क्यों दिया है इसने, ये नया है। हाँ देखें, एक्सपेंसेस के अंदर एंट्री तो मेरी नहीं आई है।
ओह, क्या कर रहा हूँ मैं? वैलिडेशन पोस्ट डेटा में मुझे यूज़र आईडी डालना है ना, तो यहाँ पे इक्वल्स 1, क्योंकि पोस्ट डेटा एक एरे है, जैसा कि मैंने वो बताया था, ये एक एरे रहेगा, तो अब ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी डेटाबेस में जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये तो आ गया, और यूज़र आईडी भी हार्ड कोडेड है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब डायनामिक बनाए कैसे? क्यों ना एक काम करते हैं, देखते हैं कि वेब डॉट पी में एक्चुअली मेरा ऑथ का मिडलवेयर है, और ऑथेंटिकेट मिडलवेयर क्या करता है कि यहाँ पे एक्चुअली वो नहीं है, वो पैकेज के अंदर है, बट ऑथेंटिकेट का जो मिडलवेयर है वो बेसिकली एक तरीके से आपके रिक्वेस्ट में यूज़र आईडी डाल देता है, तो हम उस रिक्वेस्ट के यूज़र आईडी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक तरीका है ऐसा, यूज़र आईडी, ठीक है, ये भी काम करेगा। अगर मैं वापस से सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये आ गया। या फिर और एक तरीका है, अगर समझ लीजिए कहीं पे आपका रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है और आपको करंट लॉग्ड इन यूज़र चाहिए, तो आप ऑथ यूज़र आईडी भी ले सकते हैं, थर्ड डेटा, सो हर टाइम वो वैसे ही काम करेगा। और अगर आपको लगता है कहीं ये कुछ हार्ड कोडेड आइटम तो नहीं है, तो और एक चीज़ कर सकते हैं, जोंडो हमारे डेटाबेस में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो डेटाबेस हो जाएगा क्लीन, हमारे वो 3 इंस्टेंसेस निकल गए। वापस से रीसेंड, रिफ्रेश, ओके, ये मेरा लॉग आउट मुझे करना पड़ेगा, सेशन मेरा अभी भी चालू है, सॉरी मैंने गलती की, तो रीच मी की जगह पे john@amitabhroy.com था ना, कॉपी कर लेते हैं, टाइप कम करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ऐड यूज़र आईडी 2। तो देखा, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो कंट्रोलर है इसमें मुझे यूज़र का कॉन्टेक्स्ट अभी मिलने लग गया है। और जैसा कि मैं बताने वाला था कि गार्डेड प्रॉपर्टी जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम सेट कर सकते हैं किसी भी मॉडल में, जिससे हम क्रिएट में उस चीज़ को सेट नहीं होने देंगे अगर हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दूँ, राइट, मुझे देखना पड़ेगा कि ये रिक्वायर्ड फील्ड तो नहीं है। माइग्रेशन में क्या लिखा था मैंने, ओके इट्स ये नलेबल नहीं है, तो अफसोस मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बट बेसिकली अगर आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे तो आपको वो अगर भले आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भेजें, चलो यार करके दिखा देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, एक डेटाबेस को रीलोड ही तो करना है। नल नलेबल, ठीक है, रिफ्रेश, डेटा तो सही आएगा, हाँ आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें एक्सपेंस में जाके डिस्क्रिप्शन, ठीक है, रिफ्रेश, सेव, एंट्री आएगी और मेरा डिस्क्रिप्शन नल है। इसका मतलब है कि उसने, भले मैंने मेरे एक्सपेंस कंट्रोलर के इस मेथड पे मुझे डिस्क्रिप्शन मिला था, ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ पे डी मारूंगा और यहाँ पे वापस से इसको सेंड करूंगा, तो देखो डिस्क्रिप्शन मुझे दिख तो रहा है, लेकिन क्रिएट होने के टाइम पे वो उसको इग्नोर कर देता है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हैविंग दीज प्रॉपर्टीज़ के अगर मैं चाहूँ तो मॉडल लेवल पे कंट्रोल कर सकता हूँ कि क्या सेट होना चाहिए, क्या सेट नहीं होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए एंड यूज़र को किसी रिक्वेस्ट में, क्या नहीं दिखना चाहिए, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी यूज़र का
रोल जो है वो रोल्स यूज़र के टेबल में स्टोर करके रखा है और आपको वो दिखाना नहीं है यूज़र ऑब्जेक्ट भेजने के टाइम पे एपीआई में, आप उसको हिडन बना दीजिए। वो कभी भी थ्रू आउट द एंटायर एप्लीकेशन किसी भी रिक्वेस्ट में वो नहीं दिखने वाला है। भले आप सिलेक्ट ऑल करके भी अगर मॉडल को भेज रहे रहोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप एलिक्वेंट के अंदर हो। अगर आपने रॉ क्वेरी लिख दिया तो फिर तो बात अलग है। तो लास्ट चीज़ अभी हम लोगों ने रिटर्न में रिक्वेस्ट ऑल किया था, उसके जगह पे हम करेंगे रिडायरेक्ट बैक। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी पेज है उस पर वो रिटर्न कर जाएगा। यहाँ पे अभी बैक जाते हैं, ये मैंने सेव किया न्यू एक्सपेंस, रिटर्न रिडायरेक्ट, ओ अच्छा डीडी मार के रखा हुआ है, कैसे होगा, रिसेंड, एंड देखिए फॉर्म खाली हो गया और ये आ गया वापस से इसी पेज पे। लास्ट चीज़ अब जो बाकी है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है, एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है, जैसे कि माई न्यू डिस्क्रिप्शन। ओके, काम करते हैं के साथ साथ ना मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ये होगा डेट, ये होगा अमाउंट। ठीक है, और अब मैं सेव करता हूँ। तो बेसिकली अब देखो वैलिडेशन तो आ गए, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन मैंने टाइप किया था वो चला गया। अब किसी एक बड़े फॉर्म में समझ लो, अगर किसी ने कुछ डाला और उसने गलती कुछ की है और अगर पुराना डेटा ना मिले तो इंसान परेशान हो जाएगा। ये बहुत ही गंदा यूएक्स है, तो इसको हैंडल करने का भी एक तरीका है, मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे हमारा नेम है, क्लास है, यहाँ पे डालते हैं वैल्यू। अब एक हेल्पर फंक्शन मिलता है ओल्ड, जिसके अंदर से मैं ये भेज सकता हूँ। ठीक है, सिंगल है, इसको डबल करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ बता रहा है ये। अब ठीक है, तो ये वैल्यू डेट, अच्छा डेट एक फील्ड है तो उसका प्रोसेसिंग थोड़ा अलग होगा, बट अमाउंट पे भी मैं डाल सकता हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ ये काम कैसे करता है। अभी इसको, अच्छा अमाउंट में नहीं डालते हैं, हाँ ठीक है रहना तो, चलो जो ऐसा भी है। माई न्यू डिस्क्रिप्शन, मैंने अमाउंट नहीं भरा और देखिए यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन रिटेन्ड है। सिमिलरली अगर मैं इसको खाली कर दूंगा और यहाँ पे 100 डाल के फॉर्म को सबमिट करूंगा तो अमाउंट अभी भी मेरा है, डिस्क्रिप्शन की फील्ड रिक्वायर्ड है, ये वैलिडेशन मैसेज दे रहा है। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि क्या होता है जब लैरावेल के वैलिडेशन एरर्स आते हैं तो हमने यहाँ पे एरर फील्ड्स डाल के रखे हुए हैं और उसके साथ ओल्ड करके डाला है। ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, या तो इसमें हम एक वैल्यू दे सकते हैं कि ये फील्ड की वैल्यू, या फिर कुछ एक हार्ड कोडेड, यानी कि जब कुछ भी नहीं रहेगा तो समथिंग एल्स, यानी कि अगर मैं इस पेज को हार्ड रिलोड करता हूं तो ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। मतलब अब अगर मैंने इसको चेंज करके ASDF करके सेव किया तो ये ASDF दिखाएगा, ना कि समथिंग एल्स। तो व्हेन दिस वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेशन, सेशन में जब ये वैल्यू नहीं है तो ये दिखाएगा, अदरवाइज हम अगर इसको निकाल भी देते हैं तो वो एम्प्टी है। ठीक है, ये एक बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है जो आपके फॉर्म में होना ही चाहिए, जाते कि अगर यूजर ने कुछ गलती की तो उसको उसकी बहुत ज़्यादा पेनल्टी ना चुकाना पड़े कि भाई मेरा पूरा डेटा चला गया, ना तो वो मान के चलिए आपके साइट से परेशान होकर भाग जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक क्रिएट का फॉर्म, जिसमें हमने आज काफ़ी कुछ कवर कर लिया। हमने राउट्स वगैरह बनाए, हमने देखा कि पोस्ट यूआरएल कैसे बनता है, हम लोगों ने देखा ग्रुपिंग कैसे की जाती है, यहाँ पे आके हमने वैलिडेशंस देखे, हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स को लेके रूल इन का फंक्शन भी देखा, वो किस तरीके से हमें यूज़फुल है। हमने लॉग्ड इन यूज़र की आईडी ली, ठीक है,
हमने देखा कि क्रिएट फंक्शन मॉडल के थ्रू किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी फॉर्म विथ CSRF वैलिडेशंस, राइट। तो यहाँ ये इस वीडियो में हमने कवर किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।